लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो नया साल होता है वो ये जो नया साल है ये क्रिश्चियन ईरा के हिसाब से है। इस टॉपिक को हम अगले सेशन में करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एंगल। अभी मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जो कि एवरग्रीन है, और क्योंकि नए साल पे हमेशा हम कोशिश करते हैं कुछ नया करने की और अच्छा सोचने की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, तो सबसे पहले नंबर वन, आप कोशिश करें कि आपका जो लास्ट ईयर रहा है उसको रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब है कि पिछले साल में आपने क्या सीखा, क्या आप सीखना चाहते थे, क्या कमियां थी, वो सारी चीजों का रिव्यू करें एंड उसके लिए गोल सेट करें। गोल मतलब एक प्लानिंग बनाएं इस साल के लिए, क्योंकि जो मैंने बताया था 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों के हिसाब से भी अगर हम इसको हम हाउस के हिसाब से देखें तो हमारी लाइफ का जो गोल है, मकसद है, वो होता है जहाँ पर लग्नेश बैठा हो, पर्पस ऑफ द लाइफ। अगर आपका लग्नेश जहाँ भी बैठा है उस भाव के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको पर्पस मिलेगा। फिर भी ये एस्ट्रोलॉजिकल बात है, बट रफली आप कोशिश करें कि कोई ना कोई टैलेंट, लर्निंग, ये तो हो गया आपका स्किल बेस्ड गोल। एक होता है अर्निंग बेस्ड गोल, मतलब कुछ भी ऐसा सीखें जो आपको आने वाले टाइम में जिसकी मतलब ज़्यादा चांसेस हो सक्सेस होने के, ऐसा कुछ अर्निंग का आप प्लान करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, मैं उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेट वे बताता रहूँगा। ओके, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बी क्लोज टू द नेचर। ओके, बी क्लोज टू नेचर। ये मैंने किस लिए बोला है कि हमारी लाइफ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक होती है, हम बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, और नेचर का मतलब क्या है कि आप कि जो पैर हैं वो जमीन पर कभी टिकते नहीं। मतलब अब तो सर्दियां हैं बट ओवरऑल यू आर ऑलवेज कट ऑफ फ्रॉम द नेचर, यू आर ऑलवेज कट ऑफ फ्रॉम द नेचर थ्रू सो मैनी वेज। बहुत तरीके से आप कट ऑफ रहते हैं, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं इस बात को, बट शॉर्टकट में नेचर के करीब आने के मैं आपको टिप्स देता हूँ। नंबर वन, घर पे एक प्लांट लगाएं, एटलीस्ट वन प्लांट एट होम, और ये मेडिसिनल प्लांट होना चाहिए। उसके अलावा आप कितने भी प्लांट लगा सकते हैं। मेडिसिनल मतलब औषधीय पौधा, जिससे आप औषधि ले सकते हैं, जो आपके आयुर्वेदिक पर्पज के लिए हो सकती है। आपके पास कोई गार्डन हो सकता है या खेत हो सकता है, तो थोड़ा सा नेचर से जुड़े। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जो इंडोर एक्सरसाइज के लिए मैंने एडवाइस किया है, मीन्स आप क्योंकि बाहर रेगुलरली नहीं जा सकते मोस्ट ऑफ द पीपल, तो आप इंडोर कोई भी समझिए कि एक्टिविटी, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, आप कोशिश करें डांस विद म्यूजिक। इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा एंड यू कैन लर्न इट। आपकी चाहे जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा एज होती है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या करें कि वो एटलीस्ट किसी के साथ थोड़ा मस्ती करें, एक्टिव रहें। ओके, क्योंकि हम लोग जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हम बच्चों की तरह मतलब मस्त मौला नहीं रह पाते हैं। तो हमें जिंदगी में जितने भी ज़्यादा हम मस्ती वाले रहेंगे, बच्चों की तरह रहेंगे। आप जितना भी हो सके बच्चों के साथ खेलें और बच्चों की तरह बनकर रहें। ओके, तो बी लाइक किड्स, ये बहुत अच्छा टिप है जो मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब एकदम मस्त रहें लाइफ में, और बच्चों के साथ खेलें, बच्चों की तरह एक्टिंग करें, बातें करें, मस्ती करें। डू नॉट हेजिटेट टू बी लाइक दैट। ओके, इससे बाकी लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड दे विल गेट एनर्जी। आप करके देखें। उसके बाद है नेवर ईट नॉन वेज।
eggs or anything which has very good very like non-veg, never eat non-veg and eggs। ये eggs इसलिए है क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा अंडे खाने से उनका समझिए कि हेल्थ एंड और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि एक माया का रूप है। एंड आपको मैं इसके पीछे का एक सीक्रेट बताता हूं कि ये क्यों नहीं खाना है। नंबर वन, आप एक बार नॉनवेज के बारे में देखें कि वो कहाँ से आता है, स्टार्टिंग पॉइंट। खुद पर्सनली जाएं वहां पर कि आप अगर चिकन खाते हैं तो जाइए, चिकन कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको कैसे लेके जाया जाता है, किस गंदी जगह पे उसको फिर काटा जाता है, कैसे आप तक आता है। आप कभी भी नॉन वेज ना खाएं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, स्क्रीम होती है। स्क्रीम का मतलब चीखे होती है उसमें, उसमें क्राई होती है। एंड यू नेवर नो कि आपको किस रूप में कहाँ वो नुकसान करेगा। सेम वे एक्स जो है, ये एक बिजनेस पब्लिसिटी होती है। एग्स के बारे में आपने सुना होगा, ये सब बिजनेस प्लान होता है कि रोज खाएं अंडे, संडे हो या मंडे, ये सब बिजनेस प्लान है। एग्स आर वेरी डेंजरस, ओके। इसलिए अंडे कभी नहीं खाना है। इसके ऊपर एक पूरा सेशन में आपको पूरा एक लेक्चर दूंगा, तब आपको इसका समझ में आएगा। अभी अगर आपको मेरी बातों पे थोड़ा सा भी यकीन है, विश्वास है, तो आप इतना में ही समझ लें। नेक्स्ट इज हवन। अगर आप नए साल पे अगर जब भी मन करे, हवन का कोई टाइम कुछ ऐसा नहीं होता है, जब भी आपको कंफर्टेबल हो, हफ्ते में नहीं कर सकते तो मंथली जरूर करें। हवन में क्या करना है आपको? हवन में आपको खुद एक हवन कुंड, स्ट्रेट वे, समझिए कि बहुत ही सिंपल हवन आता है, ओके। उसको अगर आप देखेंगे, ये जो हवन कुंड है छोटा सा तांबे का आता है, आप उसको खरीदें और गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, जो उनका हवन सामग्री है वो बहुत अच्छा है, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। उसका क्वालिटी है, बाकी जगह पे जो मिलता है वो समझिए कि मिट्टी दे देते हैं आपको, और आप सोचते हैं कि वो सामग्री है। मतलब आप खुद के एक्सपीरियंस से देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जो मिलती है वो बहुत ही क्वालिटी की है। आप उसे घर पे मंगाए और सिंपली उसको घर की उसके अंदर जो मतलब उसको आप जो उसको जलाना है, उसमें नॉर्मल लकड़ी के पीस आप रख सकते हैं और नॉर्मल जला के, जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर मंत्र ये वो प्रोसेस फॉलो करें। डोंट वरी, इसकी जो स्मेल है, इसकी जो खुशबू है, ये एक आपके घर की ऑरा बढ़ाने में, एनर्जी बढ़ाने में बूस्टअप होगा। एंड दैट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, ओके। जरूरी नहीं कि आपको मंत्र आए, आप सिंपली क्या करें, गायत्री महामंत्र से ही आप कर सकते हैं हवन, ओके। घर के सभी लोग अगर मिलके करेंगे तो आप यकीन मानिए कि घर के अंदर जो कलेक्टिव संस्कार होते हैं, कलेक्टिव संस्कार का मतलब घर के ऊपर किसी भी तरह का दोष है, प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों पे असर पड़ता है, ओके। कलेक्टिव संस्कार, दैट इज वेरी गुड फॉर डूइंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वॉच टीवी। टीवी घर में रखें लेकिन देखें नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना देखें। बी सेलेक्टिव। डू नॉट लेट योर टीवी रन without any purpose, and you are just don't make your life like your time is not so like uh, easy to waste। आप क्या करें कि टीवी को हमेशा एक प्लानिंग के साथ चलाएं। दूसरा पॉइंट है
कि उसका जो वॉल्यूम है, ये मैंने आपको चक्रा वाले सेशंस में बताया है कि टीवी की जो आवाज है वो आपके घर में बृहस्पति की एनर्जी को कम कर देती है। जितना ज्यादा स्पेस रहेगा घर के अंदर, ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान ये होता है मीन्स साइलेंस। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अननेसेसरी ना चले, आवाज कम से कम करें और आपके घर में साइलेंस शांति रहे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू नेवर नो दैट। बहुत लोग देखा है मैंने कि क्या करते हैं लोग, टीवी की जो आवाज है वो खुद के लिए नहीं, पड़ोसियों को सुनाने के लिए हाई कर देते हैं। दैट इज इंडिकेशन कि वो इंसान, वो लोग मूलाधार पर अटके हुए लोग हैं। मूलाधार चक्र मतलब हो सकता है उससे भी नीचे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया। इस पे भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं, कुछ ऐसा आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप बस सुबह उठे और सुबह उठते ही अपने मोबाइल में सोशल मीडिया मतलब ऐप भी एंड ऑल वट एवर यू ने, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको हाईजैकर है, आपके माइंड को हाईजैक कर लेती है। मतलब आपको रेगुलरली बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इससे। दूसरा चीज़ इसके क्या है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो जो आपकी आईज हैं, आप सोकर उठते हैं तो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव मतलब वो बहुत रिलैक्स मूड में होती हैं। अचानक से आपने मोबाइल उसके सामने लेके आया और आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो लाइट जो है बहुत डेंजरस होती है, तो आपकी आंखें सॉफ्ट थी और आपने उसके आगे बहुत तेज लाइट लगा दी, तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आंखें मतलब है सूर्य प्लस मून, योर विल पावर एंड योर मूड। आपने क्या कर दिया, सामने राहु को खड़ा कर दिया, सुबह सुबह वो भी। ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में राहु और चंद्र सूर्य, इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपकी कुंडली में राहु चंद्र एक साथ ना हो तो भी बन जाएंगे, और क्या करेंगे, बहुत सारे इसके नुकसान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्लीप बिहेवियर। बहुत लोगों की आदत हो जाती है कि वो लेट सोते हैं और फिर लेट उठते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, या फिर कुछ भी है। उन्होंने हो सकता है संस्कार या उनका फैमिली का बैकग्राउंड की वजह से, या बिकॉज ऑफ जॉब, जॉब के भी रीज़न हो सकते हैं कि कुछ लोग टाइम पे नहीं सो पाते हैं। लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है, कम से कम वो तो टाइम पे सोएं। सोने का मतलब है कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सनसेट, जो परफेक्ट रूल है, सनसेट के टाइम पे डिनर होना चाहिए, जो कि शायद कोई नहीं करता होगा, बहुत कम लोग करते हैं, बट ये परफेक्ट हमें पता होना चाहिए कि रूल क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे। उसके बाद आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 8 बजे तक आप डिनर कर लें, ताकि आपके सोने में 2 घंटे आपको, सोने से पहले आपका खाना जो है वो भी अपनी जगह पर शांति से पहुंच जाए। ओके, नहीं तो क्या होगा, आप लेट खाएंगे। आपका रात के टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है, और आप लेट खाना खाएंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा प्रॉपरली, उस जगह पे जाएगा ही नहीं। इसलिए जल्दी खाएं एंड टाइम पे सोएं। और सोने से पहले कभी भी नेवर वॉच टीवी। बहुत लोग क्या करते हैं, टीवी चल रहा है और उसे देखते देखते सो जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। ये एक मतलब समझिए कि एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि सोने से पहले हाफ एन आवर 30 मिनट फेस वॉश करें, फेस वॉश हैंड वॉश प्रॉपरली एंड थोड़ा सा घूमें, उसके बाद सो जाएं। ये नहीं कि टीवी देखते देखते सो गए, वो गलत है, उसका बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ हेल्थ ही नहीं, सब कुछ आपको फ़ायदा करेगा। इम्यूनिटी के साथ में सब कुछ बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों को आप नोट करते रहें, बहुत मेहनत से लिखा है मैंने।
नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने डांस का आपको बता दिया है। आप चाहे कितने भी एज के हैं, डांस नहीं कर सकते तो डांस करने की भावना रखें, थोड़ा सा बैठे बैठे हिल डुल लें तो आपको डांस वाली फीलिंग आ जाएगी। बहुत लोग होते हैं कि जिनको मन नहीं करता है तो एटलीस्ट दे शुड ट्राई। मेक डायरी। ओके, डायरी का एक पॉइंट है। डायरी, ये जो डायरी है ये असल में आपकी जिंदगी का, आपकी आत्मा का, आपके दिमाग का रिफ्लेक्शन है। आप कैसे हो वो आपकी डायरी बताएगी। मीन्स एक साल में मेरी कम से कम 6-7 डायरी बन जाती हैं। ये जो डायरी है ये कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना आइडिया, आप लिखते रहेंगे लिखते रहें तो क्या होगा, वो डायरी जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बूस्टअप करेगी। सेम प्रोसेस मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, दैट एवरी ईयर एटलीस्ट साल के शुरू में बनाए डायरी, उसमें लिखें अपना गोल क्या है, क्या करना है। ये तो हो गया गोल, उसके बाद प्लान, उसके बाद एक्शन या एग्जीक्यूशन, काम को अंजाम देना, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग करना, गोल बनाना। क्या गोल बनाना चाहिए अगर नहीं पता है तो अपनी हॉरोस्कोप से पता कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट मनी, एक्चुअली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज बच्चों में संस्कार देना। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट सेल्फ एंड किड्स, खुद के अंदर और बच्चों में संस्कार। क्योंकि एजुकेशन तो एक रट्टा मारना है। आप समझिए कि आपके बच्चे को बहुत जल्दी फास्ट वो कुछ भी सुना देता है, तो ये एजुकेशन नहीं है। दैट इज एक्चुअली ए वेस्टर्न कल्चर जो हमारे मतलब एक थोपी गई है, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ हमें एक नौकर बनाती है, नौकरी करने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि बस नौकरी करें, दैट इज द डेंजरस थिंग। नौकरी इज नॉट द एक्चुअल द पर्पज ऑफ लाइफ। हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर बच्चों को स्टार्टिंग से टैलेंट सिखाते हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, तो दे विल बी सो मच टैलेंटेड ऑटोमेटिकली दैट दे विल फाइंड द बेस्ट वे। अगर सिर्फ पढ़ाना की कोशिश करेंगे तो वो एक नौकर बन के रह जाएंगे और वो नौकरी भी नहीं मिलेगी टाइम पे। उसके बाद आता है कि गुरु। गुरु का मतलब है कि आप किसी फिक्स आदमी को गुरु ना बनाए, आप जहां भी मन करे, एवरीवेयर यू विल फाइंड गुरु। गुरु का मतलब है, गुरु मीन्स अंधकार दूर करने वाला। चाहे वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, चाहे वो आपका समझिए कोई फ्रेंड हो सकता है, आप ट्रीज, प्लांट, कोई सिचुएशन, कोई बुक, वट एवर। सो गुरु का मतलब एवरी टाइम यू शुड ऑलवेज फोकस टू फाइंड सम नॉलेज और ऑलवेज हैप्पी फॉर दैट। तो ये सारे पॉइंट्स थे। सुबह उठते ही हमेशा, खास करके कल कल के साल सभी लोग सुबह उठते ही क्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे कि हमारा ये साल का पहला दिन है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो फीलिंग रोज आनी चाहिए कि नॉट ओनली द ईयर, एवरी डे शुड बी द बेस्ट डे, एंड फॉर दैट डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द गॉड, डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द लक। भाग्य क्या है? भाग्य इज जस्ट योर मैनेजर, जो आपको हेल्प करता है। इट इज नॉट एवरीथिंग। भाग्य आपको हेल्प करता है, लेकिन आपका जो क्रियमन कर्मा है, इट हैज अनलिमिटेड एनर्जी। क्रियमन कर्मा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रियमन कर्मा का मतलब है कि आप जितना इफेक्टिवली अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्रियमन कर्म ज़्यादा रिजल्ट देंगे आपको। तो इसलिए क्रियमन कर्म के लिए, ओके, अभी मैं लिखूंगा नहीं, आप सीधे सीधे लिखते चले जाएं। ओके, नमक जो है, जो हम सादा खाते हैं आयोडीन वाला, वो नहीं खाना है। सेंधा नमक खाएं, दैट इज द बेस्ट, जिसको हम जनरली फास्ट में खाते हैं, व्रत में खाते हैं। ओके,
एंड चीनी, चीनी जो होती है उसके अंदर सल्फर होता है, वो सबसे पहले तो आपके दांत खराब करता है। छोटे बच्चों को आप क्या सोचते हैं कि उनमें, उनको कैसे भी दूध में चीनी मिलाया पिला दिया, उनके दांत खत्म हो जाते हैं। एसिडिटी प्रॉब्लम, और जो साइंटिफिक रिसर्च है चीनी के ऊपर वो क्या है कि बॉडी में सबसे ज्यादा कैंसर कौन देता है? चीनी। ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च है इसके ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च। और फिर भी हम बिंदास होके डेली खा रहे हैं कैंसर देने वाली चीज को। इसके बदले क्या खाना है? गुड़, शक्कर, मिश्री। अभी गुड़ के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको कि गुड़ भी जो है, लोग क्या करते हैं कि सस्ते वाला 25 रुपये kg जो है चीनी मिल जाती है खराब वाली, उसके अंदर क्या करते हैं, खराब सा गुड़ मिला देंगे और उससे एक नया गुड़ बना देंगे। उस गुड़ में क्या होगा, वो दिखने में अच्छा होगा, क्रिस्टल होंगे, टेस्टी भी लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा गुड़ है। लेकिन आप कोशिश करें कि नेचुरल देसी गुड़ बिना मसाले का। ओके। नेक्स्ट इज, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ, पानी का जो बर्तन होगा आपका, उसके अंदर तांबा, चांदी और मिट्टी, तीन चीजें उसमें हमेशा डाल के रखनी है। और साथ में जितने लीटर पानी है उतनी नींबू की बूंदे, क्योंकि ये पीएच वैल्यू जो है, जनरली जो आरओ का पानी सभी पीते हैं ज्यादातर, या कैसा भी पानी है, उसकी जो पीएच वैल्यू है ये एसिडिक होती है। इसको आपको एल्कलाइन करना है। एल्कलाइन कैसे होगा? नींबू की बूंद से। क्योंकि हम जो खाते हैं खाना, जो भी खाते हैं एनीथिंग, आप दाल ले लीजिए, दाल क्या है? एसिडिक है। 35 एज के बाद दाल नहीं खानी चाहिए एज पर रूल, क्योंकि ये आपको गैस बनाती है। इसके अंदर जो एनर्जी है, प्रोटीन है, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट प्रॉपरली आफ्टर द एज ऑफ 35। दाल इज नॉट सुटेबल फॉर बॉडी। दाल किसे चाहिए? जो 35 से नीचे हैं, या फिर वो जो जिनकी एज, जिनको बॉडी का प्रोग्रेस हो रहा है, उनके लिए दाल चाहिए। ओके। हमेशा खाना जो है वो लिक्विड फॉर्म में खाएं। मीन्स सॉलिड का मतलब जैसे कि सब्जी है, रोटी है, सीधा सूखी सब्जी से रोटी खा लेते हैं, दैट इज वेरी बैड हैबिट। हमें क्या करना चाहिए? जो रेसे की सब्जी है, फाइबर वाली है, उसमें रोटी भिगो के रख दीजिए एंड सॉफ्ट करके तब खाइए, अच्छे से चबाइए। हमेशा खाने को, खाने को पिए, मतलब खाने को पिए का मतलब इतना चबाए और चबाते हुए आनंद ले उसमें। आपके चबाने में जब आपकी सोच मिक्स होगी, दैट यू आर फीलिंग प्लेजर एंड ब्लेसिंग कि बहुत अच्छा खाना है, और जिसने बनाया उसको थैंक यू बोले, कि बोले वाह कितना अच्छा खाना है, तो फिर देखें उसका कमाल आपको। ठीक है। थोड़ा ही खाना खाइए, अच्छा खाइए, अच्छे से चबा के खाइए, थैंक यू बोलते हुए खाइए, पूरा फोकस करते हुए खाइए। फिर देखिए थोड़ा सा ही खाना प्रसाद बन जाएगा। खाने को रिस्पेक्ट जितना करेंगे उतना ही वो आपको फायदा करेगा। ठंडा पानी कभी नहीं पीना है। सुबह उठते ही अपने माँ बाप के या फिर बड़ों के पैर छू सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे हमेशा उनको हेल्प कर सकते हैं काम में। आजकल क्या करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों को क्या करते हैं? रिलैक्स वाली बीमारी दे देते हैं। मतलब सर्दी हो रही है, मत उठाओ उन्हें, धूप हो रही है बाहर, मत जाने दो, हवा चल रही है, मत जाने दो, उनको बस रिलैक्स करने दो। इससे क्या होगा? वो निकम्मे बन जाते हैं, और जब वो बड़े होकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तब आप किस्मत को कोसते हैं जब सारा निकल जाता है टाइम। इसीलिए मैंने जो पहले बोला है, क्या बोला है मैंने कि संस्कार, संस्कार कैसे आते हैं? आप खुद करें, कुछ भी काम बच्चों को सिखाएं ना, खुद करें। समझिए, आप जल्दी उठेंगे, आप जल्दी एक्सरसाइज करेंगे, तो बच्चे को साथ में उठाइए, उसको उनको ट्रेन करें। बच्चों को उन पर मेहरबानी ना करें, उनके ऊपर रहम ना करें कि ठंड लग जाएगी। ठंड से जितना बचोगे उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। ये जितना जल्दी उठेंगे एंड यू विल फील बेटर। ओके।
फिर मैंने बताया है कि एक पेज पर बच्चों का एक शेड्यूल बनाएं, मतलब टाइमिंग के हिसाब से, कि ये एटलीस्ट टाइम ना लिखे तो कम से कम लिख दे कि हम डेली जो है ये करना है। जैसे कि म्यूजिक प्रैक्टिस, या फिर योगा, या फिर होमवर्क, या फिर घर के काम में हेल्प करना, घर की सफाई करना, वट एवर, या फिर पेपर वर्क, कटिंग एंड वट एवर। यू शुड ऑलवेज मेक इट बिग लिस्ट। बच्चों को जितना बिजी रखोगे उतना ही अच्छा है। फ्री छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं सिखाओगे, वो कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आप कभी नहीं सिखाना चाहोगे। 16 आवर फास्ट। शाम को अगर आपने 8 बजे खाना खाया और सुबह 8 बजे तक 12 घंटे हो गए, और फिर इसके अंदर क्या है कि बीच में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर ये है 35 एज के बाद की बात है। जब 35 एज हो जाए तब तो 100% करना है ये वाला चीज़। आपकी एज यंग है, आप कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी सब झेल लेगी। लेकिन जब आपकी एज हो जाती है 35, तो आप डेली बॉडी को रिलैक्स देना सीखें। तो बॉडी अपने आप हील करेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर लाइफ में कभी। क्योंकि जैसे आपको रिलैक्स चाहिए, आपकी बॉडी को भी चाहिए। आप खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन बॉडी सोती नहीं है। वो हर टाइम जो आपने फटाफट टेस्ट के चक्कर में उल्टा सीधा खा लिया है, अब उसको कैसे कैसे उसको मैनेज करना है, वो आपकी बॉडी के ऑर्गन जानते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप क्या करें कि जल्दी खाएं और बॉडी को रिलैक्स दें, एंड नेक्स्ट डे जो है थोड़ा गैप दें। ओके, आगे क्या है? एक गीली पट्टी बताया जो आप अभी नहीं कर सकते, बट अभी आप क्या कर सकते हैं? ड्राई टॉवेल, स्नान। नहाने से पहले सूखे तौलिए से अपनी बॉडी को रगड़े, क्योंकि सर्दियों में काफी लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, एंड ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसका सिंगल इलाज है, फ्री का इलाज है, ड्राई टॉवेल स्नान। बहुत अच्छे से नहाने से पहले टॉवेल को मसाज करें, मतलब बिना नहाए सूखे तौलिए से अच्छे से रगड़ें। उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका, ठंड नहीं लगेगी, पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस के बाद है ये। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप रुमाल लें। कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, एक रुमाल लें, उसको भिगोएं और अपनी आंखों पे रखें, अपने गले पे रखें। आइज एंड नेक। ये क्यों बोले बताया है? इसको आप चक्र की भाषा में समझे। आपका जो आंखें के बीच में है वो आज्ञा चक्र है, और गले पे आपका विशुद्धि है। आपने जो मेन चक्र है दोनों को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं रुमाल से। सिर्फ रुमाल को भिगो के, हैंकी, हैंकी मीन्स रुमाल, you should always make it wet, little wet, and squeeze it and put on your eyes and throat, गले पे, और लेट जाए, और 15 मिनट के लिए डेली कर सकते हो। स्पेशली जिनकी एज 35 हो चुकी है, 100% आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। खाली स्ट्रेस की बात नहीं है, आप नॉर्मल करके देखें, बहुत फायदा होगा इससे आपको। दोनों चक्र आपके पे उस पर असर पड़ेगा, एंड दैट विल हेल्प यू। उसके बाद है सन बाथ। सन बाथ मतलब धूप में आप डेली जो फर्स्ट 30 मिनट है, पहली सूर्य की किरण उसको लें। सूर्य नमस्कार करना सीखें, सूर्य को रिस्पेक्ट करें, सूर्य का मंत्र पढ़े, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े। बहुत कुछ है, कम से कम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो मैंने बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मतलब आपका जो 24 आवर्स है घड़ी में, आप देखेंगे कि जो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग 4 o'clock, इस टाइम पे, और सुबह इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। कॉस्मिक एनर्जी मतलब हवा में
भगवान से जुड़ने के लिए, ब्रह्मांड में जुड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अच्छी चीज़ सीखने के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में मतलब समझिए जैसे कि दिन में कितना शोर शराबा है, तो एटमॉस्फेयर में बैड एनर्जी घूमती रहती है और आपकी जो बात है, आपकी जो वाइब्रेशन है, फीलिंग है, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। उस टाइम पे आप जो भी करेंगे दैट विल हेल्प यू। इस बात को मैं कितना ही लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट शायद इतना काफ़ी है अभी के लिए। उसके बाद है, जब भी आप समझिए फ्री हैं, तो किसी न किसी आसन में बैठे। आप टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि बस बैठे आराम से टीवी चल रहा है। डोंट रिलैक्स। आपका हर सेकंड कीमती है। और कौन सा आसन में बैठ सकते हो? वज्रासन में बैठिए। खाना खाने के बाद जिसे पहनते हैं, आप खाने के टीवी के साथ में कुछ ना कुछ आसन करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ये नो अहम नो वहम। अहम मतलब घमंड, वहम मतलब शक। ये ना करें। मतलब दूसरों को नीचा ना दिखाएं, खुद घमंडी ना बने। एंड वहम मतलब शक। अननेसेसरी शक ना करें। शक इंसान वही करता है जो दूसरे इंसान से जुड़ना नहीं जानता है। जब आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप ऐसे जुड़ जाएंगे, सामने वाले के दिल की बात को जान लेंगे और फिर वहां पर ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि माफ करने की भावना, पुरानी बातों को भूल जाने की भावना। क्योंकि लोग पुरानी बातों को याद रखते हैं बहुत ज़्यादा। जो मूलाधार चक्र पर अटके होते हैं वो पुरानी बातें याद कर करके वापस वही प्रॉब्लम लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, तो अच्छी चीज़ें याद करें। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट कभी याद ना करें। बुक्स का बहुत अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मर्क्यूरी अपना बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा बुक पढ़ें, अपने पास रखें। और जब आप प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत फास्ट बुक पढ़ सकते हैं। और बुक जो है आपके बुध को मजबूत करेगा, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करेगा। आपकी नॉलेज, आपके चक्रों के ऊपर असर करता है बुक रीडिंग। दूसरा है मार्गदर्शन। आप दूसरे लोगों को गाइड करें। कुछ भी आप जानते हैं उस नॉलेज को दूसरों को दें। अपनी नॉलेज को अपने पास ना रखें, दूसरों को दें। जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं उसको दूसरों को एक एक लेसन बना के दूसरों को गाइड करें। जरूरी नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं डिटेल में, सिंपली आप उसका एक एग्जाम्पल के साथ दूसरों को गाइड करें, सो दैट जो प्रॉब्लम आपने देखी आप दूसरों को हेल्प करें कि वो ना उस परेशानी से गुजरे। क्यों बता रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपने आप आपके अंदर मोटिवेशन लेवल आएगा एंड यू विल फील गुड। बिकॉज उस तक ऐसा करने से, गाइड करने से क्या होगा? आपका गुरु मजबूत होगा। दूसरों को मोटिवेट करने से गुरु मजबूत होता है। चंद्रमा भी मजबूत होगा अगर आपका हार्टली कनेक्शन होगा लोगों से। नया लैंग्वेज सीखे नए साल पर। जिसको समझे, जिसका राहु अच्छा है वो लैंग्वेज सीख सकता है। जिसका बुध अच्छा है वो उसका भी लैंग्वेज सीख सकता है। बुक लिख सकते हो आप, बुक राइटिंग। और ये ना सोचे कि मैं कैसे लिखूंगा। आप लिखिए सीधे, जो है आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है, सीधे जाइए पब्लिशर के पास कि मेरी बुक अभी लिखने वाला हूं, मुझे गाइड कीजिए। जिसने बुक लिख चुका है उससे मिलिए। तो आप बिना लिखे ही पब्लिश कराने की तैयारी करें, उल्टा प्लानिंग करें। फिर देखिए कितना फास्ट काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, बुक लिखने से पहले सोचते हैं क्या लिखे क्या लिखे, वो छोड़ दीजिए। उल्टा चलिए। जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, मूलाधार पे आप सोचेंगे कि मैं कैसे बुक लिखूं, कैसे लिखूं, क्या लिखूं, मुझे पता नहीं। भूल जाइए, वहां पे बुक ही मत लिखिए। सीधा जाइए ऊपर, एज्यूम कीजिए आपने बुक लिख दिया है, यू आर ए ऑथर नाउ। एज्यूम, विजुलाइज कीजिए। उसके बाद उल्टा चलिए। कैसे हुआ पब्लिश? आप पब्लिशर से मिले, आपने ये किया वो किया, ये सारी चीजें एज्यूम कीजिए और इनको फाइंड आउट कीजिए कैसे कैसे हो सकते हैं, और इन चीजों पर काम कीजिए। फिर ये चीज अपने आप हो जाएगी। शॉर्टकट में बताया, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट इज
बाकी तो चीज़ें हेल्थ के ऊपर हैं। दाल इज समथिंग लाइक यूरिक एसिड बनाने वाली है। मैदा बेसन की चीज़ें ना खाएं, चीज़ पनीर वगैरह ना खाएं, और खाने के बाद चलना चाहिए। नेचुरल रेमेडीज़ पे जाइए, एलोपैथिक के पास कभी मत जाइए, नहीं तो एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। एलोपैथिक इज लाइक ए माया, डोंट गो फॉर दैट, एक्सेप्ट इमरजेंसी, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, एंड बाकी चीज़ें मैंने आपके पास भेजी हैं, आप उसके देख सकते हैं। एंड देर इज़ नो लिमिट टू माई टिप्स गाइडेंस, बट फाइनली मैं चाहूँगा कि आपका जो नया साल या फिर फॉर एवर, ये जो टिप्स दिए हैं मैंने, ये नए साल के लिए नहीं है, फॉर एवर पूरी जिंदगी आप अगर मेरे इन बातों में से चीज़ों को लिखें और अपने घर पे कहीं पे प्रिंट करके लगा दें, एक बड़ा सा टिप्स 2021 ऐसा लिख के, उस सारी बातों को लिख के प्रिंट लगा दें। एक जगह नहीं, 10 जगह लगा दें। आप किचन में गए वहां पे भी लगा हुआ है, बेडरूम, ड्राइंग, हर जगह पे लगा दें। जब आप खुद फेड अप हो जाएंगे, ज़्यादा हो गए, एक दो हटा देना। उसके बाद जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे लगा रहने देना, और उन्हें पढ़ना चलते फिरते, क्योंकि आप जनरली ह्यूमन टेंडेंसी की आलस्य आता है कि भाई अब कैसे चिपकाएं, क्या करें। एक बार लगा दीजिए और उन्हें पढ़ते रहिए, फिर उसके हिसाब से जब मन करे कीजिए, जब ना मन करे मत कीजिए। बट एटलीस्ट आपको घर पे कहीं पे भी लगाएंगे तो आपके दिमाग में जाएगा वो, और जब दिमाग में जाएगा तो आइडिया आएगा कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आइडिया आएगा तो फिर प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो काम भी होगा, काम होगा तो आपका नया साल शुभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नए साल को शुभ करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको मेरे बताए हुए पॉइंट्स में डाउट है, यू कैन आस्क मी, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अगले सेशन में मिलेंगे, ज्योतिष के अनुसार जाने कि आपका अगला साल कैसा होगा। हर राशि के अनुसार, समझिए आपका मेष है तो यहाँ पे हम चंद्रमा लिख देंगे, और चंद्रमा के अनुसार बाकी प्लैनेट अगले साल कहाँ रहेंगे, वो आपको क्या प्रसाद देंगे, उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर्स, नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।